हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी के बारे में जो कि वन ऑफ द यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी हैं, जिनको 18 साल की उम्र में फांसी की सजा सुना दी गई थी। हाल फिलहाल में अभी अमित शाह जी बंगाल ट्रैवल कर रहे थे और इनके नेटिव प्लेस पर भी गए थे। वहां पर उन्होंने बताया कि इनका ताल्लुकात केवल और केवल हमारे बंगाल प्रेसिडेंसी से नहीं है, बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष से है। इनके लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये न्यूज में भी है और ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी हमेशा से टारगेट करती है। तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर हम फोकस करते हैं। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 में हुआ था। बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। यहीं पर अभी हमारे श्री अमित शाह जी गए थे, विजिट किए थे और उन्होंने यहां पर इनको सम्मानित किया। एक बात आपको और भी पता होना चाहिए इनके बारे में कि ये इतना फेमस क्यों है। एक्चुअल में इनका आप फोटो देख के इनको पहचान सकते हैं। ये हैं किंग्सफोर्ड डगलस। ये बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। उस टाइम पर इनको असैसिनेट करने का काम दिया गया था हमारे खुदीराम बोस जी को। यहां पर ये असैसिनेट हुए या नहीं हुए, इसकी कहानी भी हम सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिलहाल आप ये समझिए कि ये बचपन से ही खुदीराम बोस जी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। इनका रुझान उस तरफ था। हमारे आप जैसे नॉर्मल पर्सन में नहीं आते थे। नॉर्मल पर्सन की जो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, ऐसा नहीं है। बट स्टिल इनका रुझान वैसा था। और आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जब इनका जन्म हुआ, मतलब 1889 का फेज एक ऐसा फेज है। और उसके बाद का जब ये थोड़े बड़े हो गए, जब पैदा हुए तब तो कुछ वैसे भी बच्चे छोटे होते हैं। सोचिए कि जब ये 10 साल की उम्र में होंगे, अपने 11 साल की उम्र में होंगे, 1900 का टाइम पीरियड, वो एक ऐसा फेज है जब मॉडरेट जितने थे हमारे इंडिया में, वो धीरे धीरे सप्रेस हो रहे थे या फिर उनकी अहमियत धीरे धीरे कम हो रही थी। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। अब यहां पर चूंकि एक्सट्रीमिस्ट फेज का जो दौर है वो अपने आप में रिवॉल्यूशनरी माना जाता है कि उन्होंने, आपको पता होगा 1905 में बंगाल पार्टीशन जब हुआ तो वहां पर सबसे पहला ऐसा रिवॉल्यूशनरी एक्शंस देखने को मिला था। अब उस फेज की बात हो रही है यहां पर। उस टाइम पर ये साहब थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनको असैसिनेट करने का काम दिया गया खुदीराम बोस जी को। लेकिन बात यह आती है कि दिया किसने। क्या हुआ कि 1900 के आसपास ये दो पर्सन्स बंगाल आए। दो पर्सन में ये हैं श्री अरबिंदो और ये हैं सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता जो है, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या रही हैं। और इनका नाम जो है निवेदिता, एक्चुअल में इनका नाम निवेदिता नहीं है, इनका नाम है एलिजाबेथ। और इनका ये जो निवेदिता वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है डेडिकेटेड टू गॉड, यहां पर ये नाम भी स्वामी विवेकानंद जी ने ही इनको दिया था। फिलहाल ये 1900 में ये दोनों लोग बंगाल आते हैं और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग बताते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं और क्या हमारी इमेज इनके सामने जो बनी है वो सही है या फिर ये ब्रिटिशर्स कहां पर गलत हैं। उसके विरोध में ये सारे रिवॉल्यूशंस आना स्टार्ट होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि अनुशीलन समिति उस टाइम बंगाल में काफी फेमस थी। वो भी अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। उसके पार्टिसिपेशन में भी 15 साल की उम्र में, महज 15 साल की उम्र में खुदीराम बोस जी उसके मेंबर बन चुके थे। अब यहां पर इन्होंने, श्री अरबिंदो जी ने इनको, इनके बारे में भी बता देता हूं। ये चूंकि हम लोग जैसे हैं, थोड़े से नहीं है, थोड़े से हैं भी। इनकी फैमिली बहुत अच्छी एजुकेटेड फैमिली थी और इनको बोला गया कि भाई आपको आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। ये गए, क्लियर भी किया। कितनी रैंक आई थी पता है? 11th रैंक आई थी इनकी। 11th रैंक के साथ जब ये अपने ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं, वहां पर कुछ टेस्ट वगैरह लिखना था। जानबूझकर लेट चले गए, कहे पसंद ही नहीं है मुझे इंडियन सिविल सर्विस, छोड़ दिया उसी टाइम पर। और वहां से निकाला भी गया इनको कि भाई सही टाइम पर एग्जाम नहीं दे रहे हो आप तो आपको निकाल दिया जाएगा वैसे भी। तो वही इनकी मनसा भी थी जो कि पूरी हुई और उसके बाद ये इन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगे। इनका एक अलग पूरा केस है, इसके बारे में फिर कभी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो खुदीराम बोस जी का है। तो खुदीराम बोस जी जब इनके मर्डर के लिए या फिर इनको असैसिनेट करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो पूरी स्टडी कंडक्ट की। इनके साथी भी थे। इनके साथी हैं ये हैं प्रफुल्ल चकी। इन दोनों लोग को ये काम दिया गया कि भाई ये जो डगलस हैं
किंग्सफोर्ड डगलस, इनको आपको असैसिनेट करना है। इन लोगों ने स्टडी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इनके ऊपर ये कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, और इसकी भनक ब्रिटिशर्स को मिल गई कि इनकी जान खतरे में है। उन्होंने क्या किया कि भाई आपका एक काम करते हैं, अभी आप बंगाल में हो, आपकी लाइफ सेफ नहीं है, इसीलिए हम आपको ये जो बगल में बिहार है, बिहार में एक मुजफ्फरपुर जगह है, वहां पर बोला कि वहां भेज देते हैं, वहां शांति से कुछ दिन रहो, जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो फिर आ जाना, या फिर उस टाइम पर हम देख लेंगे। लेकिन ये जो हमारे 2 यंग जासूस हैं, इनको कहाँ चैन था, पहुंच गए ये भी मुजफ्फरपुर, देखा कि ये कहाँ जाते हैं, कब क्लब से वापस आते हैं, और इनको ये पता चला कि भाई जब ये क्लब से वापस आते हैं ना, वही बेस्ट टाइम है। और आपको ये भी जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये जो खुदीराम बोस जी हैं, ये अपने बचपन में ही, मतलब महज 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में ही ये बम बनाना सीख गए थे, एकदम महारत हासिल हो गई थी, और ये एकदम फेमस रिवॉल्यूशनरी इस फेज में भी बन गए थे कि ये पुलिस चौकी, मतलब पुलिस स्टेशन के सामने बम फोड़ देते थे। हम लोग तो स्कूलों में पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन ये थोड़े और बड़े लेवल पर रिवॉल्यूशन फैला रहे थे, और ये पुलिस स्टेशन में बम लगा देते थे। वहां पर जो इनका कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा और बढ़ता है, तभी ये प्रोजेक्ट इनको दिया गया, प्रोजेक्ट किंग्सफोर्ड डगलस। तो अब यहां आते हैं, यहां इनको पता चलता है कि भाई क्लब के बाद इतने टाइम पर ये वापस आते हैं कैरेज में। तो कैरेज जैसे ही था, अब चूंकि भनक इन लोगों को पहले से थी, इनके कैरेज के जस्ट आगे एक और कैरेज जा रहा था जिसमें 2 महिलाएं थी। उसमें उनको पता नहीं चला, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी को, कि उनको लगा कि डगलस है, क्योंकि वो तो पूरा बंद होता है दोनों तरफ से। उन्होंने बस बम उठाया, बिना सोचे समझे फेंक दिया। अब उसमें जान भी चली गई, दोनों महिलाओं की जान चली गई थी। उसके पीछे थे ये साहब जिनके असैसिनेशन के लिए इनको अटेम्प्ट लेना था, तो इनकी जान तो गई नहीं, उल्टा 2 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस केस के लिए फिर ब्रिटिशर्स को एकदम बौखला गई कि ऐसे कैसे कोई हमारे सिटीजन्स को यहाँ पर बम से ऐसे उड़ा दे रहा है। खूब छानबीन हुई, बंगाल के अलग अलग जगह छापे पड़े, बहुत सारे लोग इकट्ठा किए गए, सब गिरफ्तार भी किए गए। उसमें से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग ये अरबिंदो और भी लोगों से पूछताछ की गई। लेकिन मुजफ्फरपुर में जब इनको पता चला कि गड़बड़ी हुई या नहीं, इनको पता नहीं चला, इनको लगा कि मिशन सक्सेसफुल है, अपना कैरेज आए, हमने बम फेंका, वो ध्वस्त हो गए और ये भागे वहां से। लगभग 25 मील की दूरी इन्होंने पैदल यात्रा तय की और बहुत दूर चले गए। लेकिन पुलिस का जाल आपको पता है दूर दूर तक फैला रहता है, पकड़ लिया गया इनको। और पहली बार जब ये बंगाल वापस लौट रहे थे, उस टाइम स्टेशन पर पूरी भीड़ लग गई, रातों रात ये हीरो बन गए। ये बोला गया कि भाई फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट से एक छोटा सा बच्चा निकलता हुआ बाहर आया है ये, और इसके चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस कि पूछो मत। उस टाइम पर इनके चेहरे पर ना ही कोई सीकन, ना ही कोई अफसोस और ना ही कोई डर। ये फोटो में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, बहुत काम माइंडेड, और बस जाते जाते ये चिल्लाते गए वंदे मातरम, और फिर पूरी की पूरी भीड़ उसको रिप्लाई करती है। बहुत ही बेहतरीन सीन था ये। लेकिन जब इन्होंने अप्रैल 1908 के आसपास में इन्होंने बम फेंका था, और 21 मई 1908 में इनका हिस्टोरिक ट्रायल सेशन स्टार्ट होता है। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि इनके पक्ष में थे, जो इनके विपक्ष में थे, सब लोग अपना अपना समर्थन दे रहे थे। कुछ लोग का ये कहना था कि ये इतने कम उम्र का बच्चा है, ये बम कैसे फेंकेगा, इसको बनाने आता है नहीं आता है, कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास कुछ अच्छे सबूत थे, जिसके तौर पर ये बिल्कुल फिक्स था कि ये जरूर से इन्वॉल्व है। इनसे पूछा भी जा रहा था कि भाई बम बनाने आता है कि नहीं, आपको ऐसे ही झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर फाइनली जब सब कुछ प्रूव हो गया तो जज ने इनको सेंटेंस टू डेथ ये बोला। तो ये भी एक क्वेश्चन उठा कि जज ने इनसे पूछा कि सेंटेंस का मतलब पता है ना क्या होता है। इन्होंने कहा कि साहब पता है सेंटेंस का मतलब क्या होता है, और अगर आप थोड़ा मौका मुझे देंगे तो ये जो आप पूछ रहे थे कि बम बनाने आता है कि नहीं आता है, तो मैं आपको वो सिखा भी देता हूं अगर मेरे पास थोड़ा समय रहे तो ऐसे निडर व्यक्ति थे हमारे खुदीराम बोस जी। 1990 में इंडिया के इस यंग हीरो को कमेमोरेट करने के लिए एक स्पेशल स्टैंप बनाया गया था इनके नाम का। ये पूरी जीवनी रही थी खुदीराम बोस जी का, जो कि एक तहसीलदार के बेटे थे, और अंत में इनकी मृत्यु होती है फांसी से। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है खुदीराम बोस जी के ऊपर। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, और आप अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स खुदीराम बोस जी के बारे में जानते हैं और जो मैंने यहां पर नहीं बताया हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। आज के इस कंप्लीट डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।